दोस्तों, ठाकरे वर्सेस ठाकरे से ठाकरे प्लस ठाकरे तक महाराष्ट्र की सियासत में मराठी अस्मिता की वापसी या मोदी शिंदे विरोध की नई चाल। क्या राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता? यह सवाल तब और भी गूंजने लगता है जब 2 दशकों से एक दूसरे पर राजनीतिक तीर चलाने वाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर खड़े दिखे, और वो भी सिर्फ खड़े ही नहीं बल्कि एकजुटता का ऐलान करते हुए ये कहते नजर आए कि हमारा एजेंडा सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी है, राजनीति नहीं है। लेकिन ये सिर्फ सांस्कृतिक मंच था। क्या सचमुच राजनीति पीछे छूट गई है या फिर से नई राजनीति की शुरुआत है जो सत्ता की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कदमों का ट्रेलर है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, मुंबई के वर्ली डोम में मराठी एकता की जो तस्वीर सामने आई वो सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का नया मोड़ हो सकता है। एक ऐसा मोड़ जहां ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई ठाकरे प्लस ठाकरे की रणनीति में तब्दील हो रही है। इस मुलाकात का मंच शिक्षा से जुड़ा भले ही रहा हो, लेकिन भाषा, अस्मिता और सत्ता संतुलन की गूंज इस पूरे आयोजन के शब्दों से ज्यादा चेहरों और भावों में साफ नजर आ रही थी। राज ठाकरे ने कहा, जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, हमें एक कर दिया। ये लाइन जितनी व्यंग्यात्मक थी उतनी ही गहरी दोस्तों। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस मंच पर साझा करने को भाषण से ज्यादा अहम करार दिया और कहा कि हमने दोनों ने अनुभव किया है कि कैसे हमारा इस्तेमाल कर हमें फेंक दिया गया। यह बात सीधे सीधे बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर हमला थी। लेकिन यह सवाल अभी भी कायम है कि क्या यह सिर्फ भावनात्मक मराठी एकता का मंच था या राजनीति की नई पारी का ट्रेलर? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक मंच पर आना कोई साधारण दृश्य नहीं दोस्तों। ये वही दो नेता हैं जो 2006 में अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े थे। बाला साहब ठाकरे की रैली के बाद जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान मिली तब राज ने खुद को अलग कर लिया और 2006 में मनसे की स्थापना कर दी गई। उस वक्त राज की पार्टी को मराठी मानुष की सच्ची प्रतिनिधि पार्टी बताया गया। वहीं उद्धव ने धीरे धीरे शिवसेना को पारंपरिक कट्टरवादी छवि से बाहर निकलते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी की तरफ मोड़ दिया। अब जब 2024 की लोकसभा चुनाव में दोनों की पार्टियों को भारी नुकसान हुआ और बीजेपी शिंदे गठबंधन ने मैदान मारा, तब इस एकता को सिर्फ सांस्कृतिक नहीं माना जा सकता। क्या ये हार के बाद राजनीतिक पुनर्जन्म की शुरुआत है दोस्तों? राज ठाकरे का कहना है कि हमारे लिए सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी एजेंडा है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। लेकिन क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई कदम बिना सियासी इरादे के होता है? दोनों नेताओं का एक ही मंच पर आना, एक जैसी भाषा बोलना, केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना और शपथ लेकर साथ चलने की बात करना, यह सब महज संयोग नहीं है बल्कि संगठित रणनीति का संकेत है। तो सवाल यह है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे फिर से एक हो सकते हैं? राजनीतिक गलियारों में दो संभावनाएं गूंज रही है। एक, दोनों की पार्टी विलय होकर एक नई शिवसेना बने, यानी कि एक ठाकरे एक शिवसेना, या फिर दोनों दल गठबंधन के तहत निकाय चुनाव लड़े। ये पहले विकल्प में नेतृत्व का सवाल टकरा सकता है क्योंकि दोनों ही ठाकरे हैं, लेकिन नेतृत्व शैली और जनाधार में फर्क है। उद्धव के पास पार्टी संगठन और महाविकास अघाड़ी का अनुभव है, वहीं राज के पास करिश्मा और आक्रमण या आक्रामक भाषा की ताकत। दूसरी ओर संगठन की राह भी आसान नहीं क्योंकि सीटों का बंटवारा, चेहरा कौन होगा, किसका एजेंडा प्राथमिकता बनेगा, यह सब जटिल सवाल है। महाविकास अघाड़ी का गणित और मनसे की एंट्री, क्या कांग्रेस और एनसीपी तैयार होंगे? यह भी एक सवाल है। अगर मन से इस
गठजोड़ का हिस्सा बनती है तो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने होगा, क्या कांग्रेस अपने सेकुलर छवि के साथ मनसे जैसी पार्टी को स्वीकार कर सकती है जिसका अतीत हिंदी भाषी प्रवासियों के खिलाफ तीखे आंदोलन से भरा रहा? क्या शरद पवार मध्यस्थता करके इस गठबंधन को सहनीय बना सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस अपने परंपरागत मुस्लिम वोटर को समझा पाएगी? मनसे की मुस्लिम विरोधी छवि, मुंबई में रिक्शा लाइसेंस विवाद, हिंदी भाषियों पर हमले और उत्तरी भारत विरोधी बयानों को क्या एमवीए के साथ नजरअंदाज कर पाएंगे? इस एकता की कीमत कहीं सेकुलर वोट बैंक तो नहीं हो जाएंगे? अब सबसे बड़ा और व्यवहारिक सवाल दोस्तों, सीटों का बंटवारा कैसे होगा? मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, ये मनसे और शिवसेना दोनों की मजबूत जमीन रही है। 2017 में बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी का आमना सामना था। अब अगर 4 दलों की महाविकास अघाड़ी में मनसे जुड़ती है तो कौन कितनी सीटें छोड़ेगा? क्या शिवसेना कुछ सीटें मनसे को देकर नई साझेदारी को मजबूत करेगी या फिर मनसे को केवल सीमित इलाकों में ही स्वीकार किया जाएगा? यह एक मजबूत बीजेपी विरोधी मोर्चा बन सकता है क्या? यह भी सवाल है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कवायद असल में मोदी शाह की बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत क्षेत्रीय ध्रुव तैयार करने की कोशिश है। साथ ही यह एकनाथ शिंदे को भी सीधी चुनौती है जिन्होंने शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2024 में लोकसभा चुनाव में एमवीए की हार ने जमीनी स्तर पर आत्मनिरीक्षण की जरूरत पैदा कर दी थी और राज ठाकरे की राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हो चली थी। ऐसे में दोनों का गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति को नई ऊर्जा दे सकता है, लेकिन इस राह में कांटे भी कम नहीं है। वैचारिक अंतर्विरोध, संगठनात्मक वर्चस्व की लड़ाई और मतदाता का मनोबल, आज दोनों नेताओं ने एक मंच साझा किया, लेकिन चुनावी रैलियों में एक सुर में बोला और फिर चुनाव में कार्यकर्ता स्तर पर समन्वय बनाने, ये एक असल चुनौती है। क्या ठाकरे ब्रदर्स ठाकरे की लड़ाई ठाकरे प्लस ठाकरे की ताकत बन जाएगी? अगर यह प्रयोग सफल होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शिंदे गुट को पहली बार शहरी क्षेत्रों में मजबूत चुनौती मिलेगी। मनसे और शिवसेना दोनों का शहरी नेटवर्क बेहद मजबूत है, लेकिन अब तक बटा हुआ था। दोनों के एक साथ आने से एमवीए को एक नया तेवर मिलेगा, एक ऐसा तेवर जो सिर्फ हिंदुत्व या सेकुलरिज्म की बात से आगे बढ़कर मराठी अस्मिता और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखेगा। लेकिन क्या मराठी अस्मिता की राजनीति और चुनावी असली समीकरण पर भारी पड़ेगी? क्या कांग्रेस और एनसीपी मनसे के साथ चलने का बोझ उठा पाएंगे? क्या मतदाता इस नए प्रयोग पर भरोसा करेंगे या इसे अवसरवाद मानेंगे? क्या राज ठाकरे और उद्धव का मेल सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगा या ये बस एक मंच तक ही सीमित रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब समय देगा, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से करवट ले रही है और इस बार केंद्र में होंगे 2 नाम, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। कांग्रेस मनसे समीकरण विचारधारा बनाम मजबूरी, कांग्रेस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की संभावित समीकरण को लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में खलबली है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जो बार बार अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बचाने के लिए कट्टरपंथी दलों से दूरी बनाकर चलती है। वहीं मनसे ने 2008 में जिस तरह से उत्तर भारतीय प्रवासियों के खिलाफ मोर्चा खोला था और मुंबई में उत्तर भारतीयों के साथ हुई हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, वह कांग्रेस के लिए आज भी एक राजनीतिक संकट की तरह है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस इस खतरे को उठाएगी या नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी विचारधारा अभी भी उसकी सामने बड़ी पहचान है। ऐसे में यदि ये मनसे जैसे संगठन के साथ मंच साझा करती है तो विपक्ष उस पर मुस्लिम वोट बैंक के साथ धोखा करने का आरोप लगा सकता है।
मुस्लिम वोट बैंक की प्रतिक्रिया की बात करें तो यह स्वीकार होगी या विरोध होगा, यह बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और एनसीपी का पारंपरिक समर्थक रहा है, लेकिन अगर मनसे जैसे दल को संगठन में शामिल किया जाता है तो इन वोटरों के असंतोष की संभावना काफी बढ़ जाती है। मनसे के अतीत में कई ऐसे भाषण घटनाएं हैं जो मुस्लिम समुदाय के प्रति कटुता दर्शाते हैं। भूमि में कांग्रेस और एनसीपी को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। या तो वे संगठन की मजबूरी में मनसे को स्वीकार करेंगे और कुछ सीटों पर समझौता करेंगे, या फिर सेकुलर छवि की रक्षा करते हुए मनसे से दूरी बनाए रखें और ठाकरे प्लस ठाकरे के साथ अपनी राह अलग कर लें। यह स्थिति अगर नहीं संभली तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए भी संकट बन सकता है, क्योंकि उन्हें भी मुंबई और ठाणे के मुस्लिम इलाकों से वोट की अपेक्षा होती है। ग्राउंड रिपोर्ट्स और कार्यकर्ता मनोबल नीतिगत स्तर पर गठबंधन करना एक बात है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं का सहयोग पाना दूसरी बात है। शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ताओं के बीच वर्षों से गहरी खाई रही है। दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, पोस्टर वार और हिंसक झड़पों में शामिल रहे हैं। ऐसे में क्या ये कार्यकर्ता अब एक साथ बैठकर साझा रणनीति पर काम कर पाएंगे? क्या शिवसेना का पारंपरिक कार्यकर्ता जो खुद को बाला साहेब का असली वारिस मानता है, अब राज ठाकरे की मौजूदगी को स्वीकार करेगा? यह बड़ा सवाल है। मनसे के कार्यकर्ताओं के लिए भी यह आसान नहीं होगा। वे अक्सर शिवसेना पर गद्दारी का आरोप लगाते रहे हैं। अब उन्हीं के साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ना एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव होगा। इसके लिए नेताओं को सिर्फ राजनीतिक नहीं, भावनात्मक संवाद भी करना होगा। शहरी बनाम ग्रामीण मतदाता की सोच महाराष्ट्र में एक स्पष्ट विभाजन है। शहरी राजनीति में मनसे और शिवसेना की ताकत ज्यादा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस एनसीपी का वर्चस्व है। अगर ठाकरे प्लस ठाकरे समीकरण बनता है तो उनमें कांग्रेस एनसीपी भी शामिल होती है। तो सबसे पहले यह देखना होगा कि कौन किस क्षेत्र में कितना प्रभावी है। शहरी मतदाता विशेषकर मुंबई, पुणे, ठाणे जैसे इलाकों में भावनात्मक मुद्दों के साथ साथ प्रशासनिक क्षमता को भी महत्व देते हैं। उद्धव ठाकरे की शांत और जिम्मेदार छवि, राज ठाकरे की तेज तर्रार और भाषणवीर छवि का मेल इस मतदाता को कितना प्रभावित करेगा, यह देखना होगा। वहीं ग्रामीण मतदाताओं को महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय समस्या ज्यादा प्रभावित करती है। अगर यह गठबंधन इन मुद्दों पर ठोस वादा नहीं करता है तो वहां इसे सफलता मिलना कठिन हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बीजेपी और शिंदे की रणनीति, डैमेज कंट्रोल या नया आक्रमण। बीजेपी और शिंदे गुट इस संभावित गठजोड़ से बुरी तरह चौकन्ने हैं। एक तरफ जहां ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई में बीजेपी को वर्षों तक फायदा मिला है, वहीं अब ठाकरे प्लस ठाकरे की एकता से बीजेपी को अपने शहरी आधार में सेंध लगने का खतरा है। मुंबई महानगर पालिका जैसे प्रतिष्ठित चुनाव में अगर यह गठजोड़ एकजुट होकर लड़ता है तो बीजेपी और शिंदे की साख को झटका लग सकता है। बीजेपी की रणनीति शायद अब इस गठबंधन के वैचारिक अंतर्विरोध को उभारने की होगी। वे बार बार ये कहेंगे कि कांग्रेस और मनसे एक साथ कैसे चल सकते हैं। वे मुस्लिम वोटर को भी ये संदेश देंगे कि कांग्रेस ने कट्टरपंथियों के साथ हाथ मिला लिया। वहीं शिंदे खेमे का प्रयास रहेगा कि खुद को असली शिवसेना साबित करे और बाला साहेब के असली विचारों के वाहक के रूप में पेश करे। दोस्तों, इस पूरे गठजोड़ पे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।